नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दंगल में आज बात चुनावी वायदों के मुकाबले की। बीजेपी ने आज अपने वायदों का पिटारा खोला है। देश को मोदी की गारंटी बताई। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किया है। 65 बार नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, क्योंकि मोदी की गारंटी को 2024 के वोट युद्ध में बीजेपी सबसे बड़ी यूएसपी के तौर पर पेश कर रही है। तो मोदी ने गारंटियों की भरमार कर दी। आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के तमाम दिग्गज एक साथ आए और बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करने के आयोजन को मेगा इवेंट बना दिया। खास बात यह रही कि आज बीजेपी ने अंबेडकर जयंती को संकल्प पत्र जारी होने की तारीख तय की। संकल्प पत्र में अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर और आयुष्मान योजना जारी रखने का ऐलान किया गया। आयुष्मान योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को शामिल किया गया है। स्वनिधि योजना में लोन की सीमा 20 लाख कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की ओर से वार करते हुए महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछे गए हैं कि संकल्प पत्र में आकर इसका जिक्र क्यों नहीं है। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने
इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। ये संकल्प पत्र केवल कुछ लोगों द्वारा बनाए हुए दस्तावेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे। ये सही अर्थों में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संकल्प पत्र है, जिसमें जन आकांक्षाओं की पूर्ति की, समाज के हर वर्ग का कल्याण इसमें निहित है। 10 साल से यही बात चल रही है ना, नई बात क्या उसमें। 10 साल से बीजेपी और उनके नेता मोदी जी उससे कोई अलग हटकर बात कर रहे हैं क्या? लेकिन 10 साल में क्या हो गया? 2 चुनाव लड़े हैं, 2 अलग अलग मैनिफेस्टो उनके आए थे, 2014, 2019। अब 2024 का मैनिफेस्टो आ जाएगा। उसमें नई बात क्या है? यही बात है जो रिपीट होती है, रिप्रिंट होता है मैनिफेस्टो उनका, डेट बदल दी जाती है और क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके जरिए क्या 400 पार की सिद्धि मिलेगी उसको? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के। कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, संकल्प से सिद्धि का मार्ग अख्तियार करने की तो पूरी कोशिश आज के संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी की ओर से की जा रही है। तमाम बड़े बड़े नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां पलटवार करते हुए ये कह रही हैं कि इसमें महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है। रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसका क्या खाका है बीजेपी के पास? देखिए, मुझे लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच में। हमने 10 साल के परफॉर्मेंस और 25 साल के विजन को सामने रखा है और इसलिए मोदी की गारंटी कहा है। अब अपने तीसरे चुनाव के लिए, अर्थात जब हमने साबित कर दिया उसके बाद हमने कहा, इन लोगों की तरह नहीं कि 50-50 साल राज किए, इनकी पार्टियों का नहीं, इनके खानदान का शासन रहा। खुद राज किए, पिताजी राज किए और कुछ पार्टियों में पिताजी के भी, माताजी के तो पिताजी के नाना तक राज किए। तब तो कुछ, अब हम साहब कमाल कर देंगे, ये अंतर है सोच में। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार के सृजन और अन्य की बात, तो मैं तो कहता हूं एकदम 2 तरीके से देख लीजिए। एक होता है आंकड़ा, बिल्कुल आंखों के सामने, कर्मचारी भविष्य निधि खाते। ये तभी बनेगा ना जब कोई कर्मचारी बनेगा, उसकी सैलरी में से पैसा कट के प्रोविडेंट फंड का जाएगा और उसका जो एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता है वो भी काट के देगा। तो अगर कर्मचारी भविष्य निधि खातों में कई करोड़ का इजाफा हुआ, यानी 11 करोड़ थे 2014 में और अब हुए जाके 26 करोड़, तो ये हवा में तो कोई खाता नहीं क्रिएट हो गया कि जो काम करने लगा और अचानक ये सारी चीजें आ गई। अब चलिए, कर्मचारी इंप्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जी। अरे भाई, कोई कर्मचारी नया बना तब उसका बीमा शुरू हुआ ना, स्वास्थ्य बीमा। चलो, वो भी आपको नहीं समझ में आता, कारण क्या है? अब चलिए, तीसरा है CMI, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वो एक गैर सरकारी संस्था है, वो देती है। उसके अनुसार पिछले ही वर्ष में 12 लाख प्रति माह हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम बेरोजगारी नहीं, साहब बेरोजगारी का दौर इनके दौर से बहुत बेहतर स्थिति में। आज बेरोजगारी का औसत 3.1% है, जो 5 साल में। अच्छा चलिए, इसके बाद कोई कहे आंकड़े में ऐसा नहीं वैसा, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 74 एयरपोर्ट एक्स्ट्रा बन गए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रेलवे का 4 करोड़ मकान बन गए। अब ये बताइए, इतने सारे, ये चिनाब में भारत का सबसे ऊंचा पुल बन गया, सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में बना, सबसे बड़ा समुद्र का पुल मुंबई में बना, तो समुद्र के नीचे सबसे बड़ी मेट्रो जो है वो कोलकाता में बन गई। ये किसने बनाया भाई? ठीक है, ये किसने बनाया? सबसे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर तीसरे नंबर के हम हुए, दूसरे नंबर के मोबाइल के हुए। कोई तो बना रहा है कि आसमान से भूत पिशाच आके बना रहे हैं। शायद इसीलिए कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं हमें। मेरे विचार से समझ में नहीं आ रहा, आंखों देखी बात को झुटलाने का प्रयास करते हैं, पर जनता इसमें विश्वास करती है। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष जी, आज दिन भर जब से बीजेपी का ये संकल्प पत्र आया है, बार बार रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर आपने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उनका तो कहना है ये जो इतने कामकाज बीते 10 वर्षों में हुए हैं,
ये कोई जादू की छड़ी घुमा देने से तो नहीं हो गया ना, इसको भी तो लोगों ने किया जिसके जरिए उनको रोजगार मिला, जैसा कि सुधांशु जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी, क्या ये चीजें नजर नहीं आती हैं आप लोगों को? नहीं धन्यवाद जी चित्रा जी। और आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी, आप म्यूट हैं, प्लीज आप पहले अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मैंने अपने आपको अनम्यूट कर लिया है। देखिए, सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता की तरीके से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी सुधांशु जी ने बात कही है। मेरे पास डेटा है, 22 से 24 साल की उम्र के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 44.49% अक्टूबर टू दिसंबर, ये 2023 का डेटा मैं दे रहा हूं आपको, लेटेस्ट डेटा है। और ये जो डेटा है 25 से 29 साल के लोगों के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14.33% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब इस डेटा को अगर आप इग्नोर कर देना चाहें तो करिए इग्नोर। अभी अभी जो CSDS का जो आंकड़ा आया है वो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी है, महंगाई सबसे बड़ी नाराजगी है। और आज क्या कहा गया है? कहा गया कि निवेश से नौकरी। अब देखिए, निवेश से नौकरी के बारे में जब बातचीत करते हैं तो भारत में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 31% का ड्रॉप आया है। 31% का ड्रॉप जो रिकॉर्ड है अपने आप में। अब और आप दावा क्या कर रहे हैं? दावा ये कर रहे हैं कि हम निवेश से नौकरी करें। जब निवेश ही नहीं इस देश के अंदर आ रहा तो नौकरी कहां से मिलेगी? तीसरी बात, जो नौकरी देने का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। भारत में GDP ग्रोथ की जो मैं बात करता हूं, वो अगर आप इसकी तुलना कर ले, तुलना आप किससे करेंगे? 2010 में जो जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 17% था। हाँ। 2011 में 16% था, 2012 में 16% था। आज की तारीख में 2022 में इसका कंट्रीब्यूशन घट के कितने हो गया? 13% हो गया। ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ ही नहीं तो नौकरी देंगे का? हाँ। इसलिए मैंने कहा आपके प्रोग्राम में आज दिन में मैंने कहा कि भाई सरकार बेरोजगारी के मसले में पूरी तरीके से चुप है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या। और ऐसा कोई भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल नहीं आ रहा जिसमें लगातार अनएम्प्लॉयमेंट इस देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हो रही। ठीक है, सुधांशु जी इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, सुधांशु जी मुझे लगता है आप इस पर जवाब दे रहे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। बहुत शाह। देखिए, जो आशुतोष जी ने बात कही, यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से सोच रहे हैं वर्तमान से। इनके ही वाक्य को इन्होंने कहा 22 से 24% के बीच में बेरोजगारी की दर 44% है और 25 से 29 के बीच में 14%। ये एकदम से इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है? वेस्टर्न माइंडसेट है। हमारे यहाँ 18-19 साल की उम्र में बच्चा करता है कोई भी 12th, तो ग्रेजुएशन करते करते वो 21 या 22 होता है। भाई वेस्ट में है, मां बाप चिंता नहीं करते, चल 18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ 1% बच्चे को भी जरूरत नहीं पड़ती है जिसकी फैमिली की स्थिति बहुत खराब हो, अन्यथा वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है 22 से लेके 24 के बीच में 90% बच्चे। फिर वो अन्य प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, परिवार पूरा सपोर्ट करता है, इसलिए आपको 44 से एकदम 14 नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक मां बाप पढ़ाते हैं। ये आंकड़ा भी तो दो ना कि किसके यहां फैमिली सपोर्ट करती, किसको नहीं सपोर्ट करती है। ये है वो मकड़ जाल जिस कारण से लोगों को ये भ्रमित अच्छा 18 साल से अगर आप 21 की बेरोजगारी दर देखें तो भारत को सबसे ज्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि 1821 में तो बच्चा पढ़ ही रहा होता है और उसको कोई रोजगार करने की जरूरत नहीं होती, पश्चिमी देशों में होती है रोजगार करने की जरूरत। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि जो आप लोग ये बेरोजगारी की दर और महंगाई की दर की बात करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग पे एक बात बता दूं, देखिए जो इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में 15 से लेकर 13 आया, बिल्कुल सही बात है, मैं कम मना कर रहा हूं। सर्विस सेक्टर में भारी उछाल आया है साहब, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना आया है और इस फील्ड में सर्विस सेक्टर में एक इतना बड़ा जॉब क्रिएट हुआ, तो मानी बात है 1% की कमी पर मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक हम बात कहें, आज की डेट में हमारा विमान वाहक युद्धपोत भारत में बना है, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है क्या सर? असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, तेजस भारत में बना है, ऑटोमोबाइल में हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर 3रे नंबर के बने हैं, मोबाइल हैंडसेट में 240 से अधिक फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनके ही आंकड़े से कह रहा हूं, वो आंकड़ा उनका सही है, मैं आंकड़े को नहीं डिस्प्यूट कर रहा हूं। आंकड़े का देखने का नजरिया गलत है। आपका नजरिया ही गलत है आशुतोष जी। चित्रा जी, अब मुझे नहीं मालूम कि सुधांशु जी कहां से पढ़े, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो वेस्ट में कभी पढ़ने गए हैं या ईस्ट में कभी पढ़े, बिल्कुल अंदाजा नहीं, मैं जानता नहीं उस बारे में। तो मैं जाहिर सी बात है, मैं तो पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में पढ़ा हूं और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ा हूं, बहुत ही गरीब परिवार से मैं आके यहां तक आया हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी समझ तो वेस्टर्न की नहीं है। अब इन्होंने मुझे मेरे डेटा को मिसकोट करने की कोशिश की है, जिसको मैं ऑफेंस लेता हूं। मैंने कहा 20 से 24 साल 44.49। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से 2014 के पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी?
पहला मुझे इस डेटा का जवाब दे दें, क्योंकि 20 से 24 साल। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में आपका लगता है गांव से कोई वास्ता ही नहीं है सुधांशु जी का, जो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनसे कोई वास्ता ही नहीं, इनका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर चलिए इनकी बात भी मान लेता हूं, 25 से 29 साल के बीच में 14.33%, यह जबरदस्त है। 2018 के पहले डेटा आया था, भारत सरकार ने छुपाने की कोशिश की, कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि दुनिया में आप मेक इन इंडिया की बात करते, स्टार्टअप इंडिया की बात करते, क्यों आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे लगातार बैठता जा रहा? ठीक है। मनमोहन सिंह के जमाने में 17% था, आज 13% क्यों हो गया? हाँ। क्योंकि आप नारेबाजी ज्यादा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। हकीकत यह कि मैन्युफैक्चरिंग आपका बैठा जा रहा है, और आप इसलिए बैठा जा रहा है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से बैठा, जिस तरीके से आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया उसकी वजह से बैठा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाइए, तब जॉब आएगी। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं आपकी बातों पर जवाब देने के लिए, उसके बाद मैं फौरन आती हूँ बाकी लोगों के पास। सुधांशु जी, बस एक लाइन देखिए आशुतोष जी, मैं पुनः आपने जो बात कहने का प्रयास किया, पहली बात तो मैं दो बातें बिल्कुल डाटा पे कह दूं। बेरोजगारी का डाटा देता कौन है? क्या ऑथेंटिसिटी होती बताइए? पिछले 40 साल में कहां पे बेरोजगारी का डाटा है ऑफिशियली? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, एक चीज बताइए जिसका प्रोडक्शन भारत में कम हो गया मनमोहन सिंह से अब तक। एक चीज बताइए जिसका निर्माण कम हो गया हो। सड़क का निर्माण कम हुआ कि पुल का निर्माण कम हुआ कि रेलगाड़ी का निर्माण कम हुआ कि ऑटोमोबाइल का निर्माण कम हुआ कि किसी भी, हर चीज का निर्माण बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो चित्र विचित्र प्रकार के डाटा, और मैं बता दूं अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में कहेंगे भारत कम है, हंगर इंडेक्स में भारत कम है, फिर आप ये कहेंगे कि साहब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कम है, ये सब जो डाटा है। इसीलिए मैंने कहा डाटा को देखना हो तो डाटा को देखिए, और आंखों से देखना हो तो आंखों से देख लीजिए। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके पास अब बाद में आऊंगी, बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूं। कुलदीप कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। उनकी ओर से सीधे कहा गया गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं, और जो गरीब आम आदमी है, आम व्यक्ति, उसको उसका हक दिलाने का सरकार काम कर रही है, और ये मोदी की गारंटी है। कुलदीप कुमार जी, आप ही लोगों की तरफ इशारा था उनका। चित्रा जी मैं उस पर जवाब दूंगा। पहले मैं, जो सुधांशु जी है, मैं इनको बड़ा विद्वान प्रवक्ता मानता हूं, लेकिन आज इन्होंने ऐसी बात कही है, इन्होंने कहा है कि 18 से जो 21 साल का युवा है वो रोजगार ढूंढता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता, केवल पढ़ाई करता है, उसके घर वाले सपोर्ट करते हैं। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये अमेरिका यूरोप की बात कर रहे हैं क्या? ये हिंदुस्तान में कभी रहे नहीं है क्या? ये दिल्ली में देश में रहे नहीं है क्या कभी जाके? ये झुग्गी झोपड़ी में रहे नहीं है क्या? ये डेटा देख लीजिए, आईएलओ का डेटा है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है कि 70 से 80 लाख युवा श्रम बाल में शामिल होते हैं हर साल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो दूसरी बात ये, आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढते हैं, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढते हैं। इनको पता होना चाहिए कि आज भी देश के अंदर 8वीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ के नौकरी में लग जाते हैं, काम करने में लग जाते हैं, और इनका बाल श्रम विभाग को रोकने में नाकामयाब साबित होता है, और सरकार के बाद उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। हाँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत भ्रष्टाचार पे बार है, क्या तकड़ा बार है प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार पे। सारे भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने आज भाजपा में शामिल कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ओनिडा, सैमसंग, व्हर्लपूल, वर्ल्ड की जितनी टॉप वॉशिंग मशीन है उन सबको पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, जो अपने वॉशिंग मशीन के अंदर आपके ऊपर बलात्कार के आरोप हो वो उसको धो देगी, आपने किसी का मर्डर किया हो वो उसको धो देगी, आपने घोटाला किया हो वो उसको धो देगी, आपने चाहे लोगों की जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे उन्होंने लोगों की जान ली हो, उनका सैंपल फेल हो गया हो, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी चंदा दे दे तो वो सब धो देंगी। मैं बात कर रहा हूं अजीत पवार की, मैं बात कर रहा हूं हेमंत शर्मा की, मैं बात कर रहा हूं नारायण राणे की, मैं बात कर रहा हूं अशोक चौहान की, मैं बात कर रहा हूं हसन मुशर्रफ की, मैं बात कर रहा हूं प्रफुल्ल पटेल की। ऐसे सैकड़ों नाम चित्रा जी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा लिया, लेकिन आज जो इकट्ठा ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, जो दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दे रहे थे, इस महंगाई के दौर में जब पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, वहां दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं देने का काम किया, आज ऐसे नेताओं को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी सर्वे करा ले, सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के फेल होने वाले हैं, और पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी मैं को एक बार उठाना आशुतोष पड़ेगा। वर्मा जी का भी रिएक्शन ले लेती हूं। सुधांशु जी, फिर आप दोनों लोगों का एक साथ में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है?
आशुतोष वर्मा जी, यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है और 2019 के चुनाव में भी तकरीबन इन्हीं सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की जबरदस्त तरीके से कोशिश हुई थी, चौकीदार चोर है के जरिए, महंगाई और बेरोजगार का मुद्दा उठाकर। लेकिन जहां नरेंद्र मोदी की गारंटी शब्द आ जाती है, वहां पर हाल के चुनावों में भी हमने देखा है ट्रेंड किस तरह से बीजेपी के पक्ष में बदल जाता है। 14 में तो मोदी का सिर्फ 3 बार नाम लिया गया था घोषणा पत्र में, इस बार तो 65 बार है। तो ये जो मोदी की गारंटी की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है, उससे कैसे लड़िएगा? विश्वसनीय चेहरा जिसको सामने रखकर 400 पार का नारा दे रही है आशुतोष वर्मा जी बीजेपी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, हमको नहीं लड़ना है। देखिए, जो लड़ तो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद आपस में लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से भारत में पिछले 10 सालों में एक अधिनायकवाद आया है, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको परिलक्षित कर दिया और आपके घोषणा पत्र में दिख भी रहा है। 2014 में जो घोषणा पत्र 2019 में संकल्प पत्र बना था, वो 24 में मोदी की गारंटी एक व्यक्ति के अधीन आके झुक के खड़ा हो गया है। बड़े बड़े वादों की फहरिस्त लेके 14 और 19 में आए और 24 में ऐसा कोई बड़ा वादा नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि वादे करते करते अब मोदी सरकार हाफ सी गई है। और जहां तक चरण वंदन की बात है, आपने देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हर तीसरी लाइन में रिपीट किया कि मोदी जी की वजह, मोदी जी की वजह, मोदी जी की वजह। क्या ये सच नहीं है आशुतोष वर्मा जी? नहीं, ये राष्ट्र किसी बिल्कुल सच नहीं है। हाँ। राष्ट्र किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। हाँ। राष्ट्र जो है यहाँ पे बीजेपी खुद के लिए वो बीजेपी का घोषणा पत्र था ना, वो राष्ट्र का घोषणा पत्र थोड़ी ना था, वो तो बीजेपी का घोषणा पत्र था। सरकार भी किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। हाँ। सरकार भी जो है पूरी पूरी कैबिनेट से चलती है। सरकार में भी लोगों का पारिश्रमिक होता है। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पीछे पड़ के ये, क्योंकि देखिए अब कुछ है नहीं कहने के लिए। मुझे याद आता है कि 14 और 19 की घोषणा पत्र जरा आप रिवाइज कीजिए और अपने दर्शकों को दिखाइए। 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। ये बैठे हैं बड़े विद्वान प्रवक्ता, बताइए एक स्मार्ट सिटी देश में जो चल रही हो। फाइबर ऑप्टिक से गांव को जोड़ दिया जाएगा। कौन से गांव को फाइबर ऑप्टिक से जोड़ा गया? 24/7 बिजलियों को गांव और शहरों में मिलेगी। किस शहर में और किस देश में? भारत के कौन सी राजधानी, आप दिल्ली में बैठी हुई है, आप बताइए 24/7 अगर आपको बिजली मिलती हुई। बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन कौन सी चल गई? 100 दिनों में महंगाई कम कर देंगे। आप देख ही रही महंगाई पे क्या बात हो रही है। बेरोजगारी की बातें अभी आपके सामने दता बताई जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि 22-24 साल तक कोई नौकरी नहीं ढूंढता है। ये तो हालात है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की। किसानों की एमएसपी पे खरीदारी होगी, किसानों के क्या हालात है आपने देखा। तो झूठ के पुलंदे से लेके भारतीय जनता पार्टी अब वादे करना करते करते हाफ सी गई है। और हाफने का नतीजा ये है कि उनको पता है कि हमारे अंदर सिर्फ एक चीज रह गई, मोदी की गारंटी बोलते जाओ और जुमले फेंकते जाओ। लेकिन जनता को भी आप समझ रही है ना, वो कनेक्ट कर पा रही है ना। वो 2014 है, ये 2024 है। बिना ये कनेक्ट बदलता किए हुआ भारत 3 है। राज्यों के रिजल्ट आए थे आशुतोष वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। आपने नहीं, देखा 3 मध्य राज्यों के प्रदेश में चुनाव तो कैसे 3 क्लीन राज्यों के स्वीप हुआ, चुनाव तो छत्तीसगढ़ 2018 में भी आए इसके थे ना। अलावा राजस्थान में। हाँ, आपकी बात नहीं, बिल्कुल चित्रा सही जी, है। ठीक है, 2000 आप तो बता रहे हैं कि इसको 18 में बराबर जिस तरह के रिजल्ट आए थे वैसे ही मौजूदा वक्त में भी होंगे। मुझे लगता है सुधांशु जी आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद वरुण जी, अभिषेक जी आपके पास फौरन आ रही हूँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुलदीप जी ने जो आरोप लगाए और बाकी मुद्दे पर आपने आशुतोष वर्मा जी को सुना। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं आशुतोष जी की बात कहता हूं। जनाब, जुमला क्या होता है सबको पता। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती 2029 तक भारत से सारी गरीबी हटा देंगे। गजब है साहब, 16 साल तो उत्तर प्रदेश में शासन कर चुके हैं और आपके सहयोगियों का शासन 60 साल में रहा। और 60 साल शासन उसी का नहीं रहा कि पार्टी का रहा हो, उन्हीं के बाप दादों का शासन रहा। मतलब बाप न हमारी मेढकी बिटवा तीरंदाज, मतलब 5 साल में हम सब कर देंगे। ये जुमला नहीं तो क्या है? और एक प्रकार का मजाक है अगर आप ये कहने का प्रयास करते हैं घोषणा पत्र में 5 साल में हम सब कुछ कर देंगे। खैर कोई बात नहीं। अब हमारे कुलदीप जी देखिए कितनी मजाकिया बात करते हैं। इनका वाक्य क्या बोला? कहते हैं कि 8वीं कक्षा के बाद ही बच्चा रोजगार की तलाश में आ जाता और बाल श्रम करने लगता, जिसको आपकी सरकार रोक नहीं रही। जनाब, कहना क्या चाहते हैं आप? अगर 8वीं क्लास के बाद बच्चा काम करता है तो वो टेक्निकली कभी उसका एम्प्लॉयर रोजगार की कैटेगरी में उसको काउंट ही नहीं कर सकता, वो इलीगल है। और आप कह रहे हैं जो इलीगल एज है उस एज से लीगली काउंट होना चाहिए 8वीं क्लास। आपका वाक्य है, मैंने आपका वाक्य पकड़ा है, कोई ऐसी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। इससे दिखाई पड़ता कितने छल प्रपंच ये लोग सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और मेरी जिस भी बात पे आपत्ति हो, या हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं ये बता दें, हम सब ने अपनी पहली नौकरी किस उम्र में ज्वाइन की थी।
इसलिए कोई मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं करते, मैंने कहा 20 से 24 में 44% और 25 में एकदम से चेंज आता है। खुद आप कह रहे हैं 14%, यानी 30% का चेंज आता। वो इसलिए आता है कि एक भारी संख्या जो पढ़ाई कर रही थी अब वो रोजगार में आती है। इससे पहले वो पढ़ाई की उसकी उम्र थी जिसको आप रोजगार में काउंट कर रहे थे। खैर, अब कुल मिला के हम आपसे यह कहना चाहते हैं, एक अंतर यह है कि आपने करके नहीं दिखाया है, आपने हवाई बातें करके दिखाई हैं और हमने धरातल पे उतारा। और इन्होंने कहा मोदी जी का नाम, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारा घोषणा पत्र जाके 1998 और 99 का देख लें। हमारा क्या नारा होता था? वोट कमल को, वोट अटल को। हमारा नारा था कहो दिल से, अटल फिर से। तो जो नेता है उसके अनुसार चलते हैं, मगर अधिनायकवाद, अरे जो पूरी पार्टियां अधिनायकवाद के ऊपर है। जिन पार्टियों, समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक इनके प्रथम परिवार के अलावा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कुर्सी किसी के पास नहीं रही। सत्ता का सूत्र तकरीबन 100 सालों से कांग्रेस में बायन लाज एक ही परिवार के हाथ में रहा है। अधिनायकवाद तो ये है, ये जो बोल रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, ये बताइए आपकी पार्टी में प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, एडमिरल रामदास, साजिया इल्मी से लेके और आशीष खेतान से लेके अश्विनी उपाध्याय तक, ये सब अधिनायकवाद में थोड़ी, ये तो प्रेम मोहब्बत से छोड़ के चले गए थे। अधिनायकवाद ये होता है कि मनीष सिसोदिया को तो रिजाइन करवा दिया उसी मुकदमे में, उसी मामले में, मगर केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे। अधिनायकवाद ये हो कि अधिनायक के लिए रूल दूसरा होगा, सरकार का नहीं, पार्टी का भी। अन्यथा अगर आप ये मानते थे कि ये गलत था तो क्यों सिसोदिया जी से रिजाइन करवाया, क्यों सत्येंद्र जैन से रिजाइन करवाया? आपने पंजाब में अपने एक मंत्री को बर्खास्त किया, कौन सी अदालत का फैसला आने के बाद बर्खास्त किया? बिल्कुल, बोले कुलदीप जी। देखिए चित्रा जी, जिन्होंने आडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया हो, जिन्होंने मुरली मनोज जोशी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया हो, जहां पर आज भाजपा के किसी बड़े नेता की वक़्त ना हो, जहां डर के मारे पुराने मुख्यमंत्री को निपटाया जा रहा हो, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं सुधांशु जी, जिन्होंने बड़े बड़े मुख्यमंत्री को निपटा दिया दूसरे प्रदेशों के अंदर, और आज केवल डर के मारे। दूसरी बात यह कि जब हम ये बात करते रहे चीजों पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात सत्य के साथ कह ही नहीं पा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में वो दम नहीं दिख रहा है। 2014 में तो बड़े वादे करते थे लोग, आज तक बताइए 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में है इस देश के अंदर? एक का नाम बता दीजिए, फिर इन्होंने जुमला साबित हुआ नहीं हुआ। आज ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोदी जी की गारंटी तो है, लेकिन उस गारंटी की इस देश में कोई वारंटी नहीं है। मैं देशवासी को बताना चाहता हूं, वो जुमला पत्र है। जैसे 15 लाख जुमला साबित हुआ था, जैसे 2 करोड़ रोजगार जुमला साबित हुआ था, जैसे इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सो वो जुमला साबित हुई, बुलेट ट्रेन जुमला साबित हुई, बहुत हुआ महंगाई के बार अब की बार मोदी सरकार जुमला साबित हुई, 45 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने का वादा किया था, आज सब मुकर गए। आज ये कहते हैं नहीं जी हमने तो ये कर दिया। अभी मुझे बता रहे थे भी यहाँ डेटा पे, कहते हैं कि हमने तो जो नीचे का श्रम काम करते इलीगल है। अरे उन इलीगल वो क्यों काम कर रहे हैं? वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, उनके माता पिता के पास रोजगार नहीं है। आज उन्हें 400-400, 500-500 रुपए की छोटी छोटी नौकरी करनी पड़ती है। कोई आज भी इस देश के अंदर बच्चे चाय की दुकान पे काम करते हैं। और बताइए ना मोदी जी की क्या उम्र थी जब चाय बेचा करते थे? वो बाल श्रम में बेचा करते थे या रोजगार लेके क्या करते थे? बताइए कौन सी उम्र थी? उसको कौन श्रेणी में गिनोगे आप? तो सुधांशु जी पर्दा नहीं डाल सकते हो देश सच्चाई से। आपने पूछा हमारा, आपने नौकरी कौन सी उम्र में? सुधांशु जी आप जल्दी से वो आपकी बातों पे हंस रहे हैं, उसके बाद वरुण पुरोहित जी और हमारे साथ अभिषेक झा जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना है। सुधांशु जी आपकी बातों पर क्यों हंस रहे हैं? डालता था मैं बताया था आपको, आज 400 रुपए मिला करते थे। ठीक है आपको बता देता हूं, ठीक है कुलदीप जी। अपनी बात देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपनी बात अपने मुंह, अपनी मियां फजीयत, मतलब इससे ज्यादा बताइए। आपने कहा कि मोदी जी उस जमाने किसकी सरकार थी भाई? अरे भाई अगर मोदी जी बचपन में चाय बेच रहे थे तो वो किसकी सरकार थी? सरकार का दोष था कि मोदी जी का दोष था? अभी कह रहे हैं मजबूरी होती है गरीबी में, और अभी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 1950 के दशक में 1950 के दशक में, 60 के दशक में, अब शांति होता है, जब आप बोल रहे थे अपनी फजीयत लोग कराते रहते हैं। अब अपने अपने टर्न पे सर, अपने अपने टर्न पे। और देखिए इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि 15 लाख लाने वाला जुमला था, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं ना
कि विदेश में जाके पैसा रखा तो हुआ ही था, ठीक, आपको कहना चाहिए था, गया ही नहीं था तो आता कैसे? और ले जाने वालों में तो आपने लिस्ट जारी की थी अरविंद केजरीवाल जी ने, बड़े नेताओं के नाम के साथ कि इतने हजार करोड़ इनका, इतने हजार करोड़ इनका, इतने हजार करोड़ इनका, और जुमला ये था कि जमुना को हम इतनी अच्छी कर देंगे 5 साल में कि वो डुबकी लगाने के लायक हो जाएगी। जुमला ये था कि पूरे दिल्ली को वाईफाई सिटी बना देंगे। अरे साहब जुमला, एक मिनट शांति से बोलिए सर, जुमला तो ये था कि सारी संसद चोर है, कांग्रेस बेईमान है, हम राजनीति में नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, वो सब छोड़िए। जुमला जानते क्या था? सुनिए, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्टेटमेंट था, पंजाब से दिल्ली तक एक ही कहानी है जो कोई मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये इनके बयान है और आज कांग्रेस के साथ हैं। केजरीवाल जी का बाकायदा वीडियो अवेलेबल है कि आपको लगता है कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कोई मेरी जरूरत है? राहुल गांधी ही काफी है। ये साहब क्या बोल रहे हैं? आज डिजिटल जमाना है, जो मैं बोल रहा हूं कोई जाके चेक कर ले। इसीलिए कहते हैं ये जो पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश के कारण आप लोग पलटते हैं, इसीलिए कोई गारंटी नहीं रह गई आपके आचरण की गारंटी नहीं, आपके विचार की गारंटी नहीं, आपके मुद्दे की गारंटी नहीं, गारंटी तो सिर्फ हमारी मोदी की गारंटी। ठीक है, कुलदीप जी मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी सीधे आपके पास आते हुए, अब आज का ये जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, इसके जरिए होगा क्या 400 पार? क्योंकि महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर घेर रही हैं विपक्षी पार्टियां। चित्रा जी, हर चुनाव से पहले पार्टियों का घोषणा पत्र था। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम सबके सामने है। इससे पहले भी अन्य पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र को अलग अलग नाम दे करके जनता के समक्ष रखा। देखिए, चुनाव में जनता किन पार्टियों पर भरोसा करती है, किस गठबंधन पर भरोसा करती है, किस नेता पर भरोसा करती है, वो अपने वोट के माध्यम से जाहिर करती है। 2014 में भी विपक्ष के साथी चिल्लाते, 2019 में और जोर से चिल्लाने लगे, और इस बार चिल्लाने की जो आवाज है वो और जोर से आ रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जेल के भीतर से भी चिल्लाने की आवाज आती रहती है, ये बताने में कि मोदी की गारंटी गलत है। अरे भाई, आप अपनी गारंटी दे नहीं सकते और मोदी जी की गारंटी को गलत साबित करने में कब से लगे? इस घोषणा पत्र, ये जो संकल्प पत्र हमारे सामने है, इसमें हर वर्ग की चर्चा है, हर वर्ग की बातचीत, और बताया गया है कि रोडमैप क्या है, विजन क्या है। अब जनता इस पर भरोसा करेगी, आगे मौका देगी, तो इनके चिल्लाने से क्या हो जाए, इनके क्रिटिसाइज करने से क्या हो जाए। इनको अधिनायकवाद तब तक दिखता है जब तक देश में एनडीए का शासन, जैसे ही यूपीए का शासन हो जाए, इंडिया अलायंस को अगर मौका मिल जाता तो इनको अधिनायकवाद नहीं दिखता। इनको देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में तभी तक दिखता है जब तक ये विपक्ष में, और सत्ता पक्ष में अगर बैठने का मौका मिल जाए तो देश में सब कुछ बहुत बेहतर, बढ़िया, सुचारू चल रहा है। ये डुअल जो पॉलिसी इनकी है, इनको मुबारक हो, और देश की जनता मौका दे रही है लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को, आगे भी देगी। ये दर्शाने के लिए काफी है कि मोदी जी जिस गारंटी की बात करते हैं, हम लोग लगातार लोगों के बीच भी घूमते हैं, चिंता टीवी के अलावा जब लोगों के बीच घूमने का मौका मिलता है, तब केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं वो बताते हैं ना कि वो राजीव गांधी का दौर नहीं है कि जब राजीव गांधी जो खुद से कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 14 पैसा पहुंचता है। आज वो जमाना है जब मोदी जी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं में 1 रुपया चलता है और डिजिटल युग में बैंक के माध्यम से 1 ही रुपया मिलता है। किसी बिचौलियों की बिसात नहीं है कि भ्रष्टाचार हो सके, तो चोट भ्रष्टाचार पर भी है, महंगाई पर भी है, बेरोजगारी पर भी है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की जनता फिर से इस गारंटी पर अपनी मुहर लगाएगी। वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, मोदी की गारंटी हो, या 2047 तक का रोड मैप हो, उसका पूरा खांचा आज खींचने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की गई। 80 करोड़ लोगों तक 2029 तक मुफ्त में राशन पहुंचता रहेगा, 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को फ्री में इलाज किया जाएगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं वरुण पुरोहित जी आप? इसकी काट क्या है विपक्ष के पास? चित्रा जी, इस बजट में पूंजीवाद की चंड चालाकी, छल प्रपंच, जो सुधांशु जी ने शब्द का प्रयोग किया, वो दिखाई देता है। भाई, आपको ये सब करना था तो आप तो बजट का भी 2 महीने पहले बजट में ला देते, क्यों नहीं लाए? हाँ। आयुष्मान योजना इन्होंने कहा 70 साल से ऊपर हम लाए थे, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक सारा सब लोग कवर थे। क्या युवा और जो है नारियां हैं, वो जो 70 साल के बीच के पार्ट है, जो मिडिल क्लास है, जो बीपीएल नहीं, वो कवर नहीं होगा? उसका क्या हुआ? सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इनके मन में नहीं। आईएलओ का भी कुलदीप जी ने एग्जांपल दिया, मैं कई दिन से कह रहा हूं कि मैंने उस पर रिसर्च भी किया हुआ है पहले। जब आईएलओ ने आंकड़े दिए हैं तो उस पर कोई जवाब नहीं देते। तो आईएलओ के जो हैबिटेट सेंटर का ऑफिस ये बंद करवा दें इनके, तो इनका चलेगा बस। तो देखिए, बिल्कुल इनका अभी प्रधानमंत्री जी ने बात की अनाज संग्रहण की, केंद्र बनाएंगे। एफसीआई का गोडाउन नहीं है क्या पहले से?
ये सब बातें जनता समझ रही है इस बात को। और सब जब 1 महीने पहले बात हो रही थी, सब चर्चा कर रहे थे कि टिकटें दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सबसे पहले बीजेपी सबसे आगे, तो भाई चुनाव घोषणा पत्र में सबसे लास्ट कैसे हो गई फिर? ये सब बातें देखने वाले थे, इनको एयरपोर्ट लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, भी ये बातें चल रही थी। तो पूंजीवादी सोच हुई ना। जयपुर से दिल्ली चलती है, वंदे भारत लेती है 900 रुपए और डबल डेकर लेती है 500 रुपए, उससे बढ़िया गाड़ी टाइम से पहुंचा देती। तो आम आदमी के लिए कुछ भी इनके पास में नहीं है। और हमने बात की 30 लाख रोजगार की, उसकी मजाक उड़ाते हैं, खुद ने 2-2 लाख की बात की, उसकी 2-2 करोड़ की बात की, उसकी बात नहीं करते। 30 लाख हमने इसलिए करी कि 9.5-10 लाख तो वैकेंसियां हैं और 10 साल में उन्होंने एक्सपेंशन किया नहीं। रेल का, LIC का जो बड़ी बड़ी लाइफ लाइन थी, उस हर साल जो निकलती थी वैकेंसी और रोटेशन में खत्म कर दिए, वो लाएंगे। हमने तो नहीं कहा 30-30 करोड़ रोजगार देंगे। ये बहुत सी बातें हैं जो देश समझ रहा है इस बात को। हाँ। इसको समझना चाहिए। अब ये लोन कह दिया इन्होंने, मुद्रा लोन डबल कर देंगे, कोई लोन ले ही नहीं रहा। लोन चुकाने की गारंटी मोदी जी की गारंटी होगी क्या? हाँ। ये अजीब गरीब बात है। मोदी जी की गारंटी है, भाई रोटी नहीं मिलेगी तो मोदी जी की गारंटी कैसे हो जाएगी? हाँ। आपको ये सोचना चाहिए, इन चीजों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। और जो जनता के विषय, महंगाई, बेरोजगारी आज सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे में हमेशा से कह रहा हूं, और ये है, इस पे अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो जो विपक्ष है, उन्होंने कई कैंडिडेट भी लचर उतारे, वो भी जीत जाएंगे, जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हाँ। तो विपक्ष ने भी कोई सूझबूझ से कैंडिडेट उतारे नहीं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मेरे पास एक आंकड़ा है। ये आंकड़ा बताता है महंगाई के मुद्दे पर 2019 के संकल्प पत्र में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था बीजेपी की ओर से, जबकि इस बार 2024 में एक बार जिक्र है। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो 2019 में 3 बार जिक्र था, 2024 में 30 बार जिक्र है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था 2019 का रिजल्ट क्या रहा था, 14 से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया था और उसमें मोदी की गारंटी ही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे से शुरू होकर इसीलिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी के पैरेलली विपक्षी दलों के पास कौन से ऐसे नेता हैं। मुझे लगता है आशुतोष जी आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष वर्मा जी, हाँ फिर आशुतोष जी इसके बाद आ रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी, अब इतना इंडिया गठबंधन आपने बना तो लिया, लेकिन कौन खड़ा होगा नरेंद्र मोदी के सामने, क्या बताएगा जनता को आप? नहीं, देखिए फिर घूम फिर के आप वहीं पे आ गए कि मोदी के खिलाफ विकल्प नहीं है। विकल्प देश ने हर समय सुना है। हाँ। भारत की आजादी के बाद से विकल्प की कभी कमी नहीं रही है। ये तो 140 करोड़ की जनता के पुरुषार्थ के ऊपर आप सवाल उठा रही हैं कि मोदी के खिलाफ कौन है। हाँ। अरे इस देश में हर समय रहा है। जनता की ओर से पूछ रही हूँ कि कौन सा नेता होगा विपक्ष की ओर से जो बनेगा देश का प्रधानमंत्री अगर जीत गए तो? ये जनता का सवाल है, आप घुमाइए मत। नहीं, जनता का सवाल नहीं है, बिल्कुल है सवाल। कतई जनता का सवाल, जानने का हक है। जनता का सवाल ये है, जनता के सवाल वो है जो जनता पूछ रही है कि मेरे बच्चे को बेरोजगारी से कब निजात दिलाओगे। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी पे कह रहे थे कि गरीबी हटा देंगे, जुमला फेंक रहे हैं। अरे भाई साहब, 50-70 सालों में जो सरकारें चली हैं उसने आज तक वर्ल्ड बैंक से 55 मिलियन डॉलर जो है कर्जा लिया था, और आपने 10 साल में 150 लाख डॉलर ले लिया। ये जो 150 लाख का बोझ डाला है ना जनता में, ये महंगाई की वजह है। इससे कम करके गरीबी खत्म की जाएगी। इसका जवाब नहीं देंगे। बुलेट ट्रेन चलाएंगे लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। देखिए, ये जनता को मूर्ख बनाने का तरीके हैं, और कहीं ना कहीं भारत की जनता, 140 करोड़ की जनता इस सवालों से उब गई है कि मोदी का विकल्प नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। विकल्प हर समय है, विकल्प इसी में से आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। हाँ। यहीं से आएगा और यहीं से आया है। इतिहास ने दोहराया है कि विकल्प यहीं से निकलता है। बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में इतनी खींचतान देखी हमने, फिर जब प्रधानमंत्री बनने की अगर बारी आ जाएगी तब क्या होगा? इसलिए आपको पहले से समझाना होगा। आपको पहले से, आशुतोष जी, इस बात की गंभीरता को समझिए। आपको पहले से समझाना होगा। हम सब ने देखा, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीट नहीं दिया। दक्षिण भारत में हमने वही स्थिति देखी, बाकी जगहों पर वही स्थिति देखी। आशुतोष जी, आप बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बोलिए। आपत्ति इसमें इस बात की कि विपक्ष में जो सीटों में खींचातनी है वो सबको दिखती है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालात क्या है? क्या महाराष्ट्र में हालात है आपको पता है? बिहार में क्या हुआ वो आपको पता है? अरे आज तक भारतीय जनता पार्टी की सीटों की हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां पे उनके सब सांसद जीते हुए, वहां भी सीट नहीं घोषित कर पा रहे पूरे, और आप हम पे सवाल उठा रही हैं। ये तो वो वाली हालात है कि 10 साल राज करने के बाद भी सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आप में कौन है। आशुतोष वर्मा जी, आपको विंडो में बिठा के मैं चुपचाप रखूंगी, आपको अच्छा लगेगा तो सवाल ही पूछूंगी ना, आपकी हाँ में हाथ थोड़ी ना मिलाऊंगी। आशुतोष जी, सवाल किस टाइप? देखिए, आप ये पूछिए कि विपक्ष का मुद्दा क्या है। सर मत समझाइए सवाल, देश की जनता को नहीं पसंद आता है नेता जब पत्रकार को सवाल बताने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने गंभीर सवाल बीजेपी से पूछे हैं। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। वैसे ये सवाल कितने गंभीर है मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। जो पार्टियां अपने नेतृत्व में अंदर तो कहती हैं विकल्प का कोई प्रश्न नहीं,
विकल्प बिल्कुल एक है, तब इनको अपने लाखों कार्यकर्ताओं का अपमान नजर नहीं आता है और इस समय कह रहे हैं कि विकल्प तो हम अपने आप चुन लेंगे। ये वही पार्टियां हैं, वन फैमिली वन पर्सन पार्टी में कोई विकल्प नहीं, नेतृत्व में विकल्प सब चुना जाएगा। तो मुझे लगता है इसकी गंभीरता कितनी इस विषय की कोई भी व्यक्ति समझता है। इन्होंने कहा देर से किया, तो 15 लाख से अधिक हम लोगों ने फीडबैक लिए, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद शायद उन्होंने सुना नहीं होगा या जानकारी नहीं ली होगी, तब उसके बाद हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उसके बाद आया। तीसरी बात मैं कहता हूं, आज महंगाई की दर 5.1% है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत बेहतर है। 2018 के बाद मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे जितने दर्शक हैं, ये 5 ऐसे साल बता के जाएं विपक्ष के 55 साल में जब महंगाई की दर 5% से कम हो। ठीक है। मिनिमम मोदी सरकार में 3.8% पे गई है। 3 ऐसे साल बता के जाइएगा जब महंगाई की दर 3.8% से कम हो। और दर्शकों को कहता हूं, आज सारा डाटा अवेलेबल है, कोई भी जाके चेक कर ले। पिछले 50 साल में सबसे कम महंगाई की दर के 5-10 साल ले लीजिए, उसमें 9 हमारे हैं। सबसे कम बेरोजगारी की दर के साल ले लीजिए, वो सबसे ज्यादा हमारे हैं। सबसे फास्टेस्ट विकास के ले लीजिए तो 10 में 6 हमारे हैं, जबकि हमने 16 साल राज किया है और इन्होंने 60 आशुतोष जी के पास जाना चाहूंगी। 2 आशुतोष जी बैठे हैं, इस वजह से मुझे बार बार कहना पड़ा। आशुतोष जी, जल्दी से सुधांशु जी की बातों पर टिप्पणी। सुधांशु जी देखिए, बहुत अच्छी सोफिस्ट्री कहते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। मैं खाली डेटा, सिर्फ डेटा कोट कर रहा हूं। CSDS का डेटा है, नौकरी मिलने की उपलब्धता कितनी है? 62% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ी है पिछले 5 सालों में, 71%, 10 में से 7 आदमी कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है। भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के लिए जब बात करें कितने 55% लोग कह रहे हैं। और कौन जिम्मेदार है नौकरी घटने के लिए? कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार को कम, केंद्र सरकार को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा। इसी के साथ साथ जब यह पूछा गया कि भाई ये नौकरी घटने के लिए कौन जिम्मेदार है, उस वक्त भी केंद्र सरकार का नंबर 1 पे आ रहा है। अब सवाल इस बात को, इस डेटा को मत मानिए। आप कहिए कि अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तो कहती रहा 2047 से लेकर 2014 तक जो है भारत में कोई विकास हुआ ही नहीं, और भारत आजाद दरअसल 2014 में हुआ। जब आप इस बात को मान के चलते तो लोग तो आपसे उम्मीद करेंगे ना, तो महंगाई क्यों बढ़ गई पिछले 5 साल में? डेटा कह रहा है, लोग क्यों मानते हैं इस बात को? भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया पिछले 5 साल के अंदर? 55% लोग कह रहे हैं। और नौकरी क्यों घट गई? ये 62% लोग कह रहे हैं। इसका जवाब आप नहीं देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि जनता के जवाब का इंतजार कर लेना चाहिए। संकल्प पत्र जारी होने के बाद बीजेपी के तमाम नेता उत्साह से लबरेज थे। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मैंने बातचीत की है दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से। सुनिए उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। अब संकल्प पत्र आ गया है तो क्या बोलना चाहेंगे इस खास मौके पर आप? इसके जरिए 400 पार का सपना पूरा होगा? मैं बहुत इमोशनल हूं इस समय, और इमोशनल इसलिए हूं कि आज मोदी जी ने जो 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का इलाज, किसी वर्ग का हो, चित्रा जी आप बहुत बड़े पत्रकार हो, आप अपने जीवन में सफल हो, हम भी सफल हैं, लेकिन जब बुजुर्गों की बीमारी आती है ना, तो अच्छे अच्छे कमाते खाते लोग हिल जाते हैं और उनको वृद्धाश्रम देखने लगता है अपने माता पिता के लिए। आज मोदी जी ने 70 साल प्लस हर, मात्र गरीब नहीं, मध्यम वर्गीय, जैसे सबको, इसको मैं इस पूरे 70 साल की सबसे बड़ी संकल्प मानता हूं। महत्वपूर्ण यह भी है कि मुद्रा लोन अब 10 लाख की जगह 20 लाख मिलेगा। और आप तो देखिए, आपका मूल गांव है, आपको मैं जानता हूं, आज तक पे जितने लोग हमको सुन रहे हैं, 20 लाख रुपया किसी युवा को मिल जाए 3-4% के ऋण पे, वो तो छप्पर फाड़ के वो निकल सकता है। तो मैं आज ये जो 2-3 चीजें, ठीक है, 3 करोड़ और बेघर को घर मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। ये क्षमता हो गई है देश की और मोदी जी ने ऐसा कर दिया है। और वो हुआ भी इसलिए है कि भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसा है, छिद्र जो है, वो जो सत्ता से जो खजाने निकलते थे उसको बंद किया गया और उसके कारण हो रहा है। लेकिन 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाया जाएगा। तो तू तो गांव के बाड़ू, अगर कोई के पता चले गांवों में कि हम लखपति बन गए, नहीं तो उसकी ओकरे घर में भोज भात होला। अच्छा ये बताइए, फिर आपको 10 सालों का कामकाज का हिसाब भी तो देना है? नहीं, हम तो हम 4 करोड़ बेघर को घर देने के बाद 3 करोड़ का संकल्प लिए हैं। हम युवाओं को 10 लाख रुपया मुद्रा लोन ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेस्ट पे देने के बाद 20 लाख का डिसीजन लिए हैं। हम रेडी पटरी वालों को 50,000 रुपया तक
उनको बिना किसी गारंटी के देने के बाद अब करें कि अब उनको लाख रुपया तक, या उनसे बड़ी संभावनाएं बताई हैं, उसमें हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद आज जो हम आगे का कदम बढ़ा रहे हैं वो इसलिए नहीं, आप लोग बिजली फ्री देते हैं, कई बार देते तो नहीं है लेकिन भ्रमित करते हैं बिजली का कि बिजली हाफ करेंगे और पता चला 3 गुना बढ़ गई। आज मोदी जी ने कहा हम तो बिजली तुम्हारी फ्री भी कर देंगे मेरे भाई बहन, और बगल बगल तुमको दे करके उससे कुछ पैसा भी जनरेट करेंगे, और इस पे कई लोग सफल हो चुके हैं। मैं समझता हूं आज का जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प दिया है, हम 400 प्लस मांगे हैं, ये देश 450 प्लस भी दे दे तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई संभावना बचा ही नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज जी आज तक से बातचीत करने के लिए।